गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। हमने डाइजेशन कंप्लीट की थी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं जिनको इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद सिंपल शुगर्स में टूट जाएगा जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज हो सकती हैं। सिंपल मोनोसैकेराइड्स हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या जानो कि एक बहुत बड़ी चीज छोटे पार्ट में टूट गई है जिसको आसानी से मेम्ब्रेन से क्रॉस कराया जा सकता है, तो ग्लूकोज है वो। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट किस में बदल जाएगा? प्रोटीन अमाइनो एसिड में। फैट्स किस में बदल जाएंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये हमारे पास एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको इजीली इंटेस्टाइनल का म्यूकोसा मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है और पास कर देगा ब्लड में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा कहाँ पर होगा बच्चे? इंटेस्टाइन में होगा। कौन से रीजन में? जिजनम एंड इलियम में। हमने डाइजेशन भी यही पढ़ा था कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हो रही है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कौन से पार्ट में? डिडनम पार्ट में। जबकि हमारी एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है इट अकर इन द जिजनम एंड इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे डाइजेशन के बाद, ये कैसे हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं? समझो, हमने पढ़ा है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है उसकी जो म्यूकोसा लेयर है इट डज नॉट हैव प्लेन, इट हैज इवेजिनेशंस और डिप्रेशन, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? विलाय बोल रहे हैं, है ना। इस तरीके से हमारी म्यूकोसा लेयर बनी हुई है। ये नीचे वाली क्या हो गई? सब म्यूकोसा। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है हमारे म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन में, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? विलाय। ये विलाय क्यों बने? हमारी मेम्ब्रेन ऐसे क्यों नहीं हुई? ऐसे होने से बच्चे क्या हुआ? सरफेस एरिया सिर्फ कितना है? इतना। यहाँ पर ऐसे होने से ये सारा एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी? फास्ट होगी। जल्दी से जल्दी हमारे प्रोडक्ट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो जल्दी से जल्दी ब्लड के हेल्प से हर सेल तक पहुंच जाएंगे। तो विलाई बनाने का जो पर्पस है वो क्यों हुआ? ताकि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सके, क्योंकि विलाई होने से सरफेस एरिया क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पर बन गई है। तो 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं हमारे एब्जॉर्प्शन करने में: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि सिंपल ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से है। डिफ्यूजन क्या हुआ? यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये चीज इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर इधर आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे आयंस वगैरह हैं, दे कैन इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, जैसे हम कहें ग्लूकोज थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, वो अकेला पास नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हर मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ एक साइड तो कोई और कंपाउंड जुड़ गया और एक साइड क्या है? ग्लूकोज। समझो ये ऐसे है, मान लो ये मेरी एक प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन होगी, ये प्रोटीन प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे डिटेल, वहां पर आएगा कि मेम्ब्रेन हमारे प्रोटीन से बनी होती है। तो यहाँ एक साइड तो क्या है? एक आयन जुड़ गया सोडियम, और दूसरी साइड क्या जुड़ गया? ग्लूकोज। और फिर ये दोनों इकट्ठे अंदर की तरफ आ रहे हैं, सिम्पोर्ट हो रहा है, इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसी दूसरे की मदद से कोई चीज अंदर आ रही है, अकेला नहीं आ रहा है, दूसरे की हेल्प लेकर वो अंदर क्रॉस कर रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ये हमारी मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है,
मान लो मेरे फ्रक्टोज ने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये क्या है, यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा और जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर तो एनर्जी खर्च करी जाएगी, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है इस फ्रक्टोज को अंदर भेजने के लिए। तो जब किसी प्रोसेस में एनर्जी खर्च की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन 3 प्रोसेसेस से कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारा डाइजेशन में सिंथेसाइज हुए हैं वो हमारी इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जहां पर एनर्जी खर्च करी जा रही है, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो अमाइनो एसिड हैं या ग्लूकोज हैं वो ज्यादातर क्या होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से ये एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मतलब म्यूकोसा लेयर में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से हमें पता है लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो वो ब्लड में एंटर कर जाएंगे और हर सेल तक ब्लड की हेल्प से पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज अमाइनो एसिड हैं वो या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन फैट की जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल है दैट इज इनसॉल्युबल विद द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, जबकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होनी चाहिए, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर है इसका। तो क्या होगा, अब ये तो अनलाइक वाली चीज होगी, ये तो फिलिक है और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके अंदर क्या चेंज होगा कि जो हाइड्रोफोबिक फैट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि बाइल आ गया था हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट्स जो हमारी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी मदद कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट का एक स्ट्रक्चर है, एक तरफ हाइड्रोफिलिक हेड और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, इस तरीके का है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या है, बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट हमारे फैट मॉलिक्यूल, फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल बने हैं उनको चारों तरफ से घेर लेंगे, ऐसे घेर लेगा। ठीक है। तो बाहर की तरफ कौन सा आ गया बच्चे, हाइड्रोफिलिक लविंग पार्ट आ गया और हमारी मेम्ब्रेन भी क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बोलते हैं मिसेली, ठीक है। तो ये मिसेली, अब मिसेली का नेचर क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक मिसेली इजीली क्या है, हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और हमारे कहाँ आ जाएगी, म्यूकोसा लेयर में। म्यूकोसा लेयर में आते ही क्या होगा, ये सॉल्ट्स तो रिमूव हो जाएंगे, समझो ये ऐसे बदल गया, और इसको चारों तरफ से क्या कौन घेर लेगा, कुछ प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन प्लस कोलेस्ट्रॉल। ये जो स्ट्रक्चर बना है इनसाइड द म्यूकोसा लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन। तो ये जो प्रोटीन की लेयर बनती है इसकी वजह से इसका नेचर क्या है, मिल्की व्हाइटिश हमें ये दिखाई देगा। और जैसे ही ये काइलोमाइक्रोन हमारे क्या है, अब नीचे क्या प्रेजेंट होगा, वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स भी कैसी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, मिल्की। और उन मिल्की ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा था, लैक्टेल्स। क्या बोलेंगे हम, लैक्टेल्स। तो हमारी जो फैट की एब्जॉर्प्शन है स्लाइटली डिफरेंट है, किससे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो
एब्जॉर्प्शन है सिंपल है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन फैट का जो नेचर है हाइड्रोफोबिक है, उसको पहले हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, मिसैली बोलेंगे। मिसैली फिर हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सॉल्ट्स वहां पर रिमूव हो जाएंगे, प्रोटीन उस फैटी एसिड को चारों तरफ से घेर लेगी। क्या बन जाएगा, कॉइल माइक्रोन। ये कॉइल माइक्रोन अब हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड वेसल्स अब हमें वाइटिश दिखाई देंगी। वाइटिश ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेल्स बोलते हैं। तो फाइनली हमारा हर डाइजेस्टेड पार्ट, ग्लूकोज हो या अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, ये हमारा कहाँ पहुंच गया है, ब्लड में पहुंच गया है, जहां पर उसकी इजीली एब्जॉर्प्शन हो सकती है। इजीली वो हर सेल में जा सकता है और एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इजेशन। इजेशन क्या है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ भेजना, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना। तो इजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर क्या होगा, इस अनडाइजेस्टेड पार्ट से वाटर, कुछ मिनरल्स दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ताकि हमारी बॉडी से पानी की कमी ना हो। इसलिए हमारा जो बेस निकलता है दैट इज सेमी सॉलिड। वो सेमी सॉलिड होता है, इट इज नॉट ए लिक्विडी। क्यों, क्योंकि वाटर कंजर्व करने के लिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से इन दोनों चीजों को दोबारा से खींच लिया जाता है। और ये सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर भेजा जाता है, रेक्टम, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जहां पर उसको क्या किया जाएगा, एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, एक और टर्म यूज करते हैं बच्चे हम, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर डे टू रन आवर बॉडी, कि कितनी एनर्जी हमें पूरे दिन में चाहिए ताकि हम सही तरीके से काम कर सके। अब जैसे जो लोग जैसे हम एथलीट्स की बात करें, उनको क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, ज्यादा। जैसे हम मेल और फीमेल की भी बात करें, मेल्स आर मोर एग्रेसिव, तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो जैसे हम मेल्स की बात करें, उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल्स। उनको क्या है, 1500 किलो कैलोरीज चाहिए पर डे, जबकि फीमेल्स को क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट 1200 या 1300 कैलोरीज चाहिए। तो कितनी एनर्जी पूरे दिन में चाहिए उसको हम किस में मेजर करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे हम बात करें, हम जब रनिंग कर रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट क्या हो रही है, फास्ट, उस वक्त हम ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अगर आप पूरे दिन में कुछ काम ना करो, आप लेटे रहो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल बीट करेगी, मतलब बॉडी में कम एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसका अच्छा होता है वो पर्सन हमेशा क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, मतलब उसकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है। जबकि जो क्या है, लेजी पर्सन्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। उनमें हर चीज क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, एनर्जी बनाने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, मेजर करता है आप कितने हेल्दी हो। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में क्या है बच्चे, डिसऑर्डर्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम बोलते हैं। पीलिया किसकी बीमारी है, हमारे लिवर की। जब आपकी बॉडी से, हमें पता है लिवर में बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स बन रहे थे, वो बाइल पिगमेंट्स जब हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएं, बाइल पिगमेंट्स भी क्या हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लग जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस।
तो जॉन्डिस क्या है? लिवर की बीमारी है जिसमें बाइल पिगमेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। जबकि हमने अभी पढ़ा है एब्जॉर्प्शन में सिर्फ बाइल सॉल्ट क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, कोई भी पिगमेंट नहीं जाती। लेकिन अगर पिगमेंट जा रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोल रहे हैं? जॉन्डिस। हमारी आईज, हमारी स्किन कैसी दिखाई देने लग जाती है? येलो कलर की। वैसे तो हमारा ब्लड की वजह से क्या होगा? रेडिश कलर रहता है, लेकिन जब उसमें पिगमेंट्स जा रही हैं जिनका कलर क्या है? येलो, तो उसमें मिक्स कर क्या कैसी अपीयरेंस देगा? येलो। वॉमिटिंग क्या है? इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, बाहर निकाल देना हमारे वॉमिटिंग। ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपकी एंजाइम ठीक तरीके से नहीं निकल रहा बॉडी में, किसी भी रीजन की वजह से आपको वॉमिटिंग आ सकती है। डायरिया क्या हो गया? दस्त लगना। डायरिया क्या होता है? दस्त लगना। वो भी किस वजह से हो सकता है? जब आपके पेट में किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो सारा दिन डाइजेस्टेड फूड को भी लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकालती रहती है। चौथी तरह की प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हम फीकल वेस्ट को बाहर ना निकाल सकें, ठीक है, जब हमें कब्ज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन क्या है? कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको जब अनईजीनेस होने लग जाती है कि आपका पेट बिल्कुल भरा भरा रह रहा है। आप मान लो आपने सुबह खाना खाया, अब सारा दिन क्या है, आपका मन ना करे खाना खाने का और ऐसे लगे कि हमारा पेट भरा हुआ है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन बोलते हैं। कि भी किसी भी वजह से हमें क्या है, ऐसा फील हो रहा है कि हम और खाना ना खाएं और जो खाया है वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो ज्यादातर ऐसे क्यों होता है? मान लो आपने कोई ज्यादा तीखा खाना खा लिया, स्पाइसी खाना खा लिया है, आपकी बॉडी उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या किसी भी कारण से एंजाइम नहीं ठीक से बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।